हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 अन्य वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं कंपनी का थ्योरी, जो हिंदी मीडियम में हम लोग कर रहे थे, उसका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंश पूंजी के लिए लेखांकन अंशों का निर्गमन, यानी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें इशू ऑफ शेयर हमें पढ़ना है। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं अंशों का निर्गमन। इस चैप्टर में जो भी थ्योरी बातें हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, वो सारी बातें हम लोग फुल डिटेल में आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि अंशों का निर्गमन निम्न में से किसी भी विधि से किया जा सकता है। यानी कि बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे तरीके हैं शेयर इशू करने के। इनमें से कोई भी तरीके से हम शेयर इशू कर सकते हैं। पहला नंबर लिखा है नगद के लिए अंशों का निर्गमन, और दूसरा लिखा है नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। यानी कि शेयर इशू कर सकते हैं फॉर कैश, और शेयर इशू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है बात? तो आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि जो इशू ऑफ शेयर होता है, वो दो प्रकार से होता है। एक होता है कैश के लिए यानी कि नगद के लिए, और दूसरा होता है कंसिडरेशन यानी अन्य प्रतिफल के लिए। ठीक है सर, चलिए। जब अंशों का निर्गमन होता है तो जब राशि मांगी जाती है, अगर मान लीजिए कि फॉर कैश हुआ है, यानी कि अंशों का निर्गमन जो हुआ है नगद के लिए अगर हुआ है, तो अगर नगद के लिए हुआ है तो उसमें जो राशि मांगी जाएगी, नगद राशि जो मांगी जाएगी, वो राशि दो प्रकार से मांगी जा सकती है। एक होता है संपूर्ण राशि, एक किस्त या एक मुश्त में मांगी जा सकती है। दूसरा एक से अधिक किस्तों में मांगी जा सकती है। मतलब जो पैसे मांगे जाएंगे पब्लिक से, वो या तो एक ही बार में पूरा मांग लिया जाएगा या तो किस्तों में मांगा जाएगा। ठीक है सर, लिखा हुआ है एक मुश्त में देय निर्गमित अंशों का लेखांकन व्यवहार कैसे होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। मतलब कि अगर हम लोग एक ही बार में लमसम में पैसे मांग लेते हैं, एक मुश्त पैसे मांग लेते हैं सारा का सारा, तो फिर उस सिचुएशन में अकाउंटिंग कैसे होता है। तो अकाउंटिंग कैसा होता है ये जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार से केस पढ़ेंगे, जिसमें पहला नंबर हो जाएगा कि सम मूल्य पर अंशों के निर्गमन हेतु। मतलब अगर कोई शेयर को हम लोग इशू करते हैं एट पार, तो उसका अकाउंटिंग लेखांकन कैसे किया जाएगा। तो उसका लेखांकन कैसे होता है सर? तो सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होने पर लेखांकन कैसे होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान रखेंगे कि अगर लमसम में पैसे मांगे जाते हैं तो एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी साथ साथ लिख दिया जाता है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स। देखिए, जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, जब हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे थे क्लासरूम में, तो ये सारे जो भी जर्नल एंट्रीज हैं, इनको लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने सीखा था कि ये डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। बट अभी रिवीजन क्लास चल रहा है, मतलब अभी हम लॉजिक बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऑलरेडी पूरा चैप्टर एक लेक्चर से 2 लेक्चर में कवर करना है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आप लोग जानते होंगे। क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रहा है, एग्जाम टाइम का रिवीजन चल रहा है, इसलिए हम लोग फटाफट इसको करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे लिखा है कि सबसे पहले आप लोगों ने जर्नल एंट्री देखा कि अगर कोई शेयर को इशू किया जाता है लमसम में और पैसा एक ही बार में मांग लिया जाता है, मतलब अगर कोई शेयर इशू किया जाता है कैश के लिए, नगद के लिए, और पैसा एक ही बार में यानी कि एक मुश्त मांग लिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आवेदन राशि प्राप्त होने पर एंट्री किया जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? उसके बाद जो भी पैसा मिला हुआ है, आवेदन की राशि एवं आवंटन तथा अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण के लिए, मतलब जो भी पैसा मिला है उस पैसे को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा सर? उसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसा लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में देखिए यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। एंट्री क्या हुआ? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, जब एट पार होता है यानी सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जर्नल एंट्री पहला 2 ही एंट्री बनता है। देखिए, लमसम में 2 ही एंट्री बनता है, एक तो एप्लीकेशन में रिसीव होने का और दूसरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का। तो पहले वाले का एंट्री क्या होगा? पहले वाले का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर लिखा है प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन। जब अगर यही अंश अगर हम सममूल्य कर जगह पर, एट पार के जगह पर अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं, तो
उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो अगर प्रीमियम पर इशू करते हैं तो एंट्री होगा फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर मान लीजिए कि एप्लीकेशन मनी प्रीमियम के साथ ही मिल गया तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन जो बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग लिखेंगे, जो पैसा लिखेंगे वो फेस वैल्यू के साथ साथ प्रीमियम अमाउंट भी साथ में लिखेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग फिर क्या करेंगे, कहता है कि ये तो हो गया प्रीमियम पर, मतलब यहाँ डिस्काउंट के बारे में नहीं बताया गया है कि डिस्काउंट पर कोई शेयर इशू होता है। दो ही चीज बताया गया है, या तो पैड पे होगा या तो प्रीमियम पर होगा। और उसके बाद दूसरा केस यहाँ शुरू हो गया है, दूसरा केस शुरू हो गया है जो कहता है कि किस्तों में देय अंशों के निर्गमन के चरण, यानी स्टेप्स फॉर इशूइंग शेयर्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। मतलब कि अगर कोई शेयर को हम लोग अगर कोई शेयर को हम लोग अगर लमसम के बजाय इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं, मतलब पैसे जो लिए जाएंगे लमसम में यानी एक ही बार में नहीं लिया जाएगा बल्कि किस्तों में लिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाएगा, तो फिर जर्नल एंट्री कैसे होंगे जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे और फिर हम लोग कॉल्स का पैसा मांगेंगे। तो जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का पैसा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कॉल्स का पैसा तो शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए ये शॉर्ट है, अभी हम लोग डिटेल में इसको करेंगे। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि 3 चरण होते हैं, यहाँ चरण बताया जा रहा है ना, यहाँ पे चरण यानी स्टेप्स बताए जा रहे हैं। 3 स्टेप्स होते हैं, एक एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट और तीसरा कॉल्स। अब आइए उसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अगर मार्केट में शेयर इशू करना है तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, प्रविवरण को इशू करते हैं, यानी प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं। तो सबसे पहले प्रविवरण का निर्गमन होता है, उसके बाद आवेदन पत्र प्राप्त होता है यानी कि रिसीविंग एप्लीकेशन, उसके बाद अंशों का आवंटन होता है यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर, उसके बाद याचना किया जाता है यानी मेकिंग कॉल्स किए जाते हैं। ये 3 स्टेप होता है, ठीक है सर। 3 स्टेप क्या, आप इसको 4 स्टेप कह सकते हैं, ये भी एक स्टेप ही है। ये भी कह लीजिए कि प्रविवरण निर्गमित करना, दूसरा नंबर हो जाएगा आवेदन पत्र प्राप्त करना, तीसरा हो जाएगा अंशों का आवंटन और चौथा हो जाएगा याचना करना। ये स्टेप्स होते हैं। और चलिए एक एक करके अब हम लोग पढ़ते हैं। तो अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो आइए शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या होगा सर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, मतलब सबसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त होगी, और जब आवेदन की राशि प्राप्त होगी तो जर्नल एंट्री क्या होगा, अनरिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन मनी। जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिंपल जो एंट्री होता है वही किया जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उस नरेशन हो जाएगा फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश डैश शेयर एट द रेट डैश डैश रुपीज पर शेयर। मतलब कि कितने शेयर इशू किए थे उस पर कितने रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आया है। आगे लिखा है आवेदन पत्र की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने के लिए, यानी कि जब एप्लीकेशन मनी आता है तो उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जिसके लिए एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। उसके बाद ये नरेशन लिखा है। आगे बढ़ते हैं। जब एप्लीकेशन का काम हो जाता है तो अलॉटमेंट मनी यानी कि आवंटन की राशि मांगी जाती है, जिसका एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉल्स मनी मांगते हैं। अगर कॉल्स मनी में फर्स्ट कॉल मनी है तो एंट्री होगा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उस फर्स्ट कॉल पे पैसे मिलेंगे तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। फर्स्ट कॉल के बाद अगर सेकंड कॉल भी है, मान लीजिए सेकंड कॉल का भी पैसा मांगा जा रहा है तो एंट्री हो जाएगा एंट्री हो जाएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर उस पर पैसे मिलेंगे तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है बात। तो ये एंट्रीज हैं। उसके बाद एक और एंट्री किया गया है यहाँ पर कि अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी स्थापना निर्माण या प्रारंभिक खर्चों का अगर कोई एंट्री किया जा रहा है तो वो एंट्री हो जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर एंट्री ऐसा कुछ दिया होगा, अगर ऐसा कुछ एंट्री दिया होगा तो करेंगे। ठीक है सर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ऐसे जनरली ये एंट्री मिलता नहीं है बट अगर मिल गया तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जो हम लोगों ने 4 स्टेप में सीखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोगों ने 4 स्टेप में सीखा है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी आएगा, जरा उसको समराइज कर देते हैं सारे के सारे एंट्रीज को। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, सबसे पहले उसका एंट्री किया जाएगा एप्लीकेशन मनी का। इसमें 2 एंट्री होंगे, एक तो मनी रिसीव होगा, पहले मनी रिसीव होगा, ठीक है, और फिर हम लोग मनी रिसीव्ड होगा और फिर एप्लीकेशन का ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे पैसा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मनी है ना, अलॉटमेंट मनी, ये तो हम लोग अलॉटमेंट मनी मांगेंगे यानी कि अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा यानी रिसीव हो जाएगा। ठीक है।
रिसीव हो जाएगा। तीसरा नंबर, उसके बाद कॉल्स होते हैं। कॉल्स में आपको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों हो सकता है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी हो सकता है। फर्स्ट कॉल अगर होगा और सेकंड कॉल होगा, कोई भी कॉल होगा तो पहले ड्यू किया जाएगा और फिर वो रिसीव होगा। क्लियर है बात? तो ये 3 स्टेज होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स, और तीनों का एंट्री हम लोगों ने देखा डिटेल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, अगर इन्हीं से संबंधित आपको कैशबुक दे देता है कभी कभी क्वेश्चन में बनाने के लिए, तो कैशबुक कैसे बनाएंगे? कैशबुक का बैंक कॉलम केवल बनता है विदाउट नरेशन। ठीक है सर, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, तो ये कैशबुक का डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। जब डेबिट साइड में हम लोग जाएंगे तो जो भी पैसा मिलने वाला है उन सबको डेबिट से दिखाएंगे। एप्लीकेशन से मिलेगा तो एंट्री आप करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में जाकर के अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऐसे ही अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में आकर के अपोजिट वाला अकाउंट मतलब टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही कॉल्स इन एडवांस, फर्स्ट कॉल है ना, उस पर अगर कॉल्स इन एडवांस है तो, और सेकंड एंड फाइनल कॉल, सबका पैसा हम लोगों ने डेबिट साइड में लिख दिया। और फिर डेबिट साइड में लिखने के बजाय हमने क्या, लिखने के बाद हमने क्या किया, बैलेंस शीट कर दिया। जितने रुपए से क्रेडिट साइड में कम था उतना रुपया हमने लिख दिया और फिर दोनों तरफ टोटल हो जाएगा। और ये बैलेंस बीडी, थोड़ा सा इसको नीचे होना चाहिए, बैलेंस बीडी का अमाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा। क्लियर है बात? चलिए सर, इसी सीडी को उठा करके यहाँ बीडी में लिख दिया जाता है। तो ये है आपका कैशबुक बैंक कॉलम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी यानी इंपॉर्टेंट नोट यहाँ लिखा हुआ है, जरा इस इंपॉर्टेंट नोट को पढ़ लेते हैं। लिखा है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सभी आवेदकों, लिखा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सभी आवेदकों का एक सामूहिक खाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है, ये जितने भी आवेदक होते हैं, जितने भी पैसा शेयर के रूप में भेजते हैं, पब्लिक भेजती है, उन सबका एक सामूहिक खाता है। यह प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान दीजिएगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन अकाउंट कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो आंसर दिया होगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पूछेगा अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आंसर क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट। उसके बाद पूछेगा अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो क्या आंसर मारेंगे? पर्सनल अकाउंट है। सेकंड कॉल अकाउंट कौन अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट है। सब पर्सनल अकाउंट ही माना जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही माना जाएगा, क्योंकि सभी आवेदकों का एक सामूहिक खाता होता है और आवेदक जो भी होते हैं वो कोई पर्सन होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इनको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आगे बढ़ता है, आवंटन से आशय। आवंटन से आशय क्या है सर? तो आवंटन से आशय आवेदन की स्वीकृति से है, आवेदन की स्वीकृति से है। अतः आवेदन की स्वीकृति होने पर आवेदन राशि शेयर कैपिटल अकाउंट में हस्तांतरित की जाती है। क्लियर है बात? उसके बाद लिखा है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अभी हमने बताया था एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट और कॉल्स सभी के सभी अकाउंट कौन से अकाउंट हो जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। आगे लिखा है अंश पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट तथा शेयर कॉल्स अकाउंट भी प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। चलिए सर, आदत याचनाएं, बकाया याचनाएं, मांग की बकाया राशि, इनके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। लिखा है जब कोई अंशधारी कंपनी की सूचना प्राप्त होने के बाद आवंटन अथवा किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है तो इसे आदत याचनाएं या बकाया याचना कहा जाता है। सिंपल सा अर्थ है कि जब एप्लीकेशन मनी आया, एप्लीकेशन मनी आने के बाद शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और आगे का शेयर अलॉटमेंट पैसा मांगा जाता है और अलॉटमेंट और कॉल्स मनी मांगे जाते हैं, तो उस सिचुएशन में उसके बाद अगर अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा कोई व्यक्ति नहीं देता है तो जितने रुपए नहीं मिले, जिसने शेयर पे पैसा नहीं मिला है, उसी को क्या कहा जाता है? आदत याचनाएं या बकाया याचना या मांग की बकाया राशि कही जाती है। सिंपल भाषा में कहे तो कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। लिखा भी है पेड अप कैपिटल बराबर क्या होता है? तो पेड अप कैपिटल बराबर होता है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। एक्चुअली में ये आदत याचनाएं जो है ये कॉल्स इन एरियर ही है। कॉल्स इन एरियर को ही हिंदी में कहा जाता है आदत याचनाएं। ठीक है सर, चलिए ध्यान दीजिए। तो पेड अप कैपिटल बराबर क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, लिखेंगे, आगे लिखा हुआ है, देखेंगे। अगला टॉपिक है जर्नल एंट्री, मतलब इससे संबंधित जर्नल एंट्री कुछ दिए हुए हैं, उसको जरा गौर से देखिए। लिखा हुआ है जर्नल एंट्री में
बकाये की राशि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है। कौन कौन सी प्रविष्टि यानी कौन कौन से जर्नल एंट्री की जाते हैं? तो एंट्री होता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल्स अकाउंट, यानी कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट किया जाएगा, इसलिए डेबिट किया जाएगा क्योंकि कॉल्स इन एरियर हमारे लिए लॉस एक्सपेंस या लॉस माना जाता है, इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। और टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल्स अकाउंट तो लिख दिया जाएगा, नरेशन हो गया, बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स ट्रांसफर। ठीक है सर, चलिए आगे कहता है बकाये की प्रविष्टि संबंधित याचना की बैंक वाली प्रविष्टि के साथ संयुक्त रूप से करने पर, मतलब जब आप जर्नल एंट्री करते हो, कंप्लीट जर्नल एंट्री करते हो, तो कॉल्स इन एरियर या तो अलॉटमेंट के साथ होता है या कॉल्स के साथ होता है। उस समय पर जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है? उस समय पर जर्नल एंट्री किया जाता है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स अकाउंट। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला हो जाएगा टॉपिक, अगला टॉपिक हम लोग लिखेंगे जब अवशिष्ट या बकाया की राशि कंपनी को प्राप्त हो जाती है। जब मान लीजिए कॉल्स इन एरियर कोई हुआ था, कॉल्स इन एरियर हो गया था, बट अब क्या है, कॉल्स इन एरियर का पैसा कंपनी को रिसीव हो गया, मिल गया, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब कॉल्स इन एरियर हुआ था तो डेबिट में हुआ था क्योंकि एक्सपेंस या लॉस था हमारे लिए, और अब वो पैसा अगर मिल गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट अपोजिट हो जाएगा। चलिए लिखा है इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट और ऑन कॉल्स इन एरियर, मतलब कि जो अनपेड अमाउंट होता है यानी कि जितने पैसे नहीं मिले हैं, जितने शेयर्स पे, जितने शेयर पे पैसे नहीं मिले हैं, उस पर, उस अनपेड अमाउंट पर क्या इंटरेस्ट के बारे में कह रहा है कि इंटरेस्ट कितना होगा कॉल्स इन एरियर पे, यानी बकाया राशि पर ब्याज कितना होगा। तो लिखा है बकाया राशि पर उस निर्धारित तिथि से जिस पर भुगतान होना था लेकर, उससे लेकर भुगतान की वास्तविक तिथि तक 10% वार्षिक की दर से या उससे कम दर से जिसे बोर्ड निर्धारित करे ब्याज वसूला जा सकता है, वसूल सकती है। मतलब कहता है कि कंपनी जो है वो कंपनी या तो 10% के दर से या तो 10% से कम जितना भी बोर्ड निर्धारित कर दे, वैसे तो बोर्ड कम निर्धारित क्यों ही करेगा, क्योंकि पैसे लेने हैं कंपनी के द्वारा, तो कंपनी लेगा पैसे, तो कंपनी तो कम निर्धारित करता नहीं है, तो या तो 10% रहेगा, कम तो हो नहीं सकता है, मतलब हो भी सकता है जितना बोर्ड निर्धारित कर दे। बट सामान्य तौर पे जब ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो वहां पर 10% ही आंसर दिया रहता है, तो इसलिए 10% की दर से बकाया राशि पर ब्याज लगता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अग्रिम याचना या मांग की अग्रिम राशि, यानी कॉल्स इन एडवांस। कहता है कॉल्स इन एडवांस मतलब कि पैसा हमने मांगा नहीं है, लेकिन अगर पैसे मिल गए, पैसे हमने मांगा नहीं लेकिन अगर पैसे मिल गए, तो फिर ऐसे सिचुएशन में उसको कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। लिखा है कभी कभी कुछ अंशधारी मांग या याचना की राशि के साथ, मांग या याचना की राशि के साथ कुछ अधिक रकम भेज देते हैं जो भविष्य की याचनाओं से संबंधित होता है। आगे अलॉटमेंट मनी और कॉल्स मनी कंपनी मांगेगी, उससे पहले ही कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो पहले ही क्या करते हैं, शेयर्स भेज देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कॉल्स इन एडवांस कहा जाएगा, यानी अग्रिम भुगतान कहा जाएगा। ठीक है सर, अग्रिम भुगतान कहा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है तो इसे ही अग्रिम याचना राशि कहते हैं, इसे ही अग्रिम याचना राशि कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है बकाया मांग एवं अग्रिम मांग में अंतर, यानी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो उसके लिए जो भी पॉइंट आपने सीखा है वो सारे पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे तो आपको डिफरेंस तैयार हो जाएगा। आइए एक बार रीडिंग कर लेते हैं। लिखा है बकाया मांग यानी कॉल्स इन एरियर के बारे में, उसका अर्थ लिखा है कि आवंटन और या एक या अधिक किस्तों के लिए मांगी गई राशि का अंशधारियों द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर भुगतान न की गई राशि को मांग की बकाया राशि या अदत्त मांग कहा जाता है। मतलब कहा जाता है, सिंपल अर्थ लिखा है, जो आप लोगों ने ऊपर डेफिनेशन पढ़ा उसी को यहाँ पर वापस से लिख दिया है। और फिर यहाँ भी वही डेफिनेशन जो ऊपर आप लोगों ने कॉल्स इन एडवांस के बारे में यानी अग्रिम मांग के बारे में, अग्रिम भुगतान के बारे में जो आपने कॉल्स इन एडवांस के बारे में जो आपने ऊपर अर्थ पढ़ा, वही अर्थ यहाँ पर दोबारा से लिख दिया गया है। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। कंपनी द्वारा नहीं मांगी गई राशि का अंशधारियों के द्वारा किए गए भुगतान को अग्रिम मांग राशि कहा जाता है। जाहिर है कि अंशधारियों द्वारा कोई भी राशि जो उसके द्वारा देय राशि के अतिरिक्त है, अग्रिम मांग की राशि कहलाती है।
आगे लिखा है दायित्व। दायित्व के बारे में लिखा है बकाया मांग की राशि अंशधारियों द्वारा कंपनी को देय होती है। मतलब कॉल सीनियर अंशधारियों ने बाकी लगाया है तो अंशधारी ही क्या करेंगे, कंपनी को देंगे। और अग्रिम मांग की राशि कंपनी द्वारा अंशधारियों को देय रकम होती है, यानी अंशधारी अधिक पैसा पहले ही दे दिए हैं तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी द्वारा अंशधारियों को देय रकम होती है। ठीक है, अग्रिम भुगतान, अग्रिम याचना की बात कर रहा है। आगे बढ़ता है खाता रखना। खाता रखना के बारे में अगर कहें तो लिखा है बकाया मांग की राशि के लिए पृथक खाता अनिवार्य नहीं है, यानी कि बकाया मांग अगर कोई है तो उसके लिए पृथक खाता बनाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अग्रिम मांग की राशि के लिए पृथक खाता रखना आवश्यक है। अगला लिखा है चिट्ठे का प्रदर्शन। आवंटन या मांग खाता का शेष तुलना पत्र चिट्ठा यानी बैलेंस शीट में संपत्ति भाग में न दिखाकर मांगी गई पूंजी में से कटौती करके दिखाया जाता है। सिंपल सी बात में अगर हम कहें, सिंपल सा कहें तो ये कह सकते हैं कि जो कॉल सीनियर होता है वो पेड अप कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। कैपिटल में जहां कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड में दिखाते हैं वहां शेयर कैपिटल में जाकर के और पेड अप कैपिटल को जब दिखाते हैं तो पेड अप कैपिटल में से ही माइनस कर दिया जाता है कॉल सीनियर को। और आगे लिखा है कि अग्रिम खाते जो होती हैं उसके खाते का शेष कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर पृथक मद के रूप में दिखाया जाता है, परंतु प्रदत्त पूंजी में जोड़ा नहीं जाता है। कॉल सीनियर को तो माइनस कर देते हैं लेकिन कॉल इन एडवांस को जोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये कॉल इन एडवांस जो होता है ये लायबिलिटी माना जाता है और इसीलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। क्लियर है बात, दायित्व मानते हैं और इसीलिए दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। तो ये था अंतर। एक और अंतर यहाँ पर लिखा हुआ है ब्याज के बारे में, और अभी आपने ऊपर भी ब्याज के बारे में पढ़ा था कि ब्याज जो है ये ब्याज मांग की गई राशि पर कंपनी के अंतर नियमों में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित दर ब्याज लगाया जाता है, निर्धारित दर से ब्याज लगाया जाता है। यदि अंतर नियम इस बात पर मौन रहे तो तालिका एफ के अनुसार, टेबल एफ के अनुसार जो है, तालिका एफ का मतलब टेबल एफ के अनुसार 10% दर से ब्याज चार्ज किया जाता है, जबकि अग्रिम मांग की राशि पर कितना प्रतिशत, टेबल एफ के अनुसार 12%, यानी कॉल सीनियर पे 10% और कॉल इन एडवांस पे 12% के दर से ब्याज लगाया जाता है। आगे लिखा है अग्रिम याचना के रूप में प्राप्त राशि के लिए जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होता है कॉल इन एडवांस का? कॉल इन एडवांस का एंट्री क्या होगा, पैसा पहले ही आ गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट, ये लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट किया गया है। उसके बाद कहता है कि अग्रिम याचना की राशि के समायोजन हेतु प्रविष्टि, यानी जब समायोजन करते हैं हम लोग, जब एडजस्टमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होता है, एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जब फाइनल कॉल पे एडजस्ट होना होता है तब ये एंट्री करते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना प्रतिशत होता है, 12% के दर से होता है। अगला टॉपिक लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी कि अधिलाभ यानी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। प्रीमियम सबसे पहले यहां समझाया है कि प्रीमियम का अर्थ क्या होता है। तो जब अंश अंकित मूल्य से अधिक दर पर से जारी किए जाते हैं तब इन्हें अधिलाभ या प्रीमियम पर जारी करना कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब कोई शेयर को हम लोग क्या करते हैं, जितना उसका फेस वैल्यू है, जितना उसका अंकित मूल्य है, उससे ज्यादा पर इशू करेंगे तो उसी को इशू ऑफ शेयर फॉर एट प्रीमियम कहा जाता है। क्लियर है बात। और उस प्रीमियम का जो अमाउंट होता है उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका प्रयोग, उसका उपयोग कहां कहां करते हैं। तो पहला सदस्यों को पूर्णतः बोनस अंश निर्गमित करने में करते हैं। दूसरा कंपनी के प्रारंभिक व्ययों यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अपलिखित यानी कि राइट ऑफ करने में समाप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रीमियम जो अमाउंट होता है उसका इस्तेमाल कहां करते हैं, तो तीसरा अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय की गई या कटौती या कमीशन को अपलिखित करने के लिए किया जाता है। चौथा कहां करते हैं सर, तो चौथा लिखा है विमोचन वित्त पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों के भुगतान पर दिए जाने वाले प्रीमियम का प्रबंध करने के लिए इस प्रकार प्रतिभूति का उपयोग लाभांश के रूप में नहीं किया जा सकता है, मतलब डिविडेंड बांटने में नहीं किया जा सकता है। और पांचवा लिखा है अपने अंशों के क्रय यानी कि इन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर धारा 68 के अनुसार खरीदने के लिए भी
प्रिलिमिनरी प्रीमियम जो अमाउंट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणी यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा उस इंपॉर्टेंट टिप्पणी को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्पणी क्या लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में ही कुछ बातें लिखी गई हैं। लिखा है कि प्रतिभूति प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि की मांग या तो एक मुश्त की जा सकती है अथवा किस्तों में भी की जा सकती है। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते होंगे तो देखते होंगे कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम यानी प्रतिभूति प्रीमियम होता है उसका अमाउंट कभी तो एक ही बार में किसी अलॉटमेंट या कॉल्स मनी या प्रीमियम कहीं भी मांग लिया जाता है एक ही बार में, और कभी कभी किसी क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि थोड़ा एप्लीकेशन पर मांगा गया, थोड़ा अलॉटमेंट पर, थोड़ा कॉल्स पे, इस तरीके से थोड़ा बहुत भी मांगा जा सकता है। मतलब एक मुश्त भी मांगा जा सकता है प्रीमियम का पैसा अथवा किस्तों में भी मांगा जा सकता है। दूसरा लिखा है प्रीमियम की राशि आवेदन आवंटन या याचना राशि के साथ मांगी जा सकती है, यानी कि एप्लीकेशन के साथ भी, अलॉटमेंट के साथ भी और कॉल्स के साथ भी मांगा जा सकता है। यदि प्रश्न में कुछ भी स्पष्ट ना हो, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया हो कि प्रीमियम का अमाउंट कहां मांगा गया है, तो प्रतिभूति प्रीमियम का लेखा आवंटन के समय करना चाहिए। कब करना चाहिए? आवंटन के समय करना चाहिए। ठीक है सर, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर करना चाहिए जब कुछ भी ना कहा गया हो तो। और यहाँ पर फिर तीसरा बात सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में ही लिखा है। कभी कभी कुछ क्या होता है, कभी कभी किसी किसी केस में कोई लोग जो होते हैं, किसी केस में वो क्या करते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट केवल लिखने के बजाय कभी कभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शब्द भी हमें देखने को मिल जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सवाल आता है कि सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या होता है? तो लिखा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 सब धारा 1 के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा, धारा 52 याद रखिएगा कि धारा 52 एग्जाम में बहुत पूछता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से सेक्शन, कौन से धारा के अकॉर्डिंग उसका लेखांकन किया जाता है, तो धारा 52 के अनुसार। ठीक है, प्रतिभूति प्रीमियम की राशि के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए, जबकि अधिनियम 2013 में अनुसूची 3 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शीर्षक का प्रयोग किया गया है। अतः लेखांकन प्रविष्टि करते समय विद्यार्थी इन दोनों में से किसी एक शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, मजे की बात यही है कि आप या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखिए या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखिए, दोनों ही सही है, दोनों ही आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रतिभूति प्रीमियम पंजीगत प्राप्ति की प्रकृति की होती है, न कि आयगत प्रकृति की। अर्थात जो प्रीमियम अमाउंट होता है, प्रतिभूति प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता है। तो हमेशा कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है तो इसका यूटिलाइज भी है, इसका उपयोग भी जो है वो कैपिटल नेचर के लॉस को ही राइट ऑफ करने के लिए, यानी कैपिटल नेचर के पूंजीगत प्रकृति के व्ययों को या हानियों को अपलिखित करने के लिए किया जाता है, ना कि आयगत प्रकृति के। तो इसके साथ ही यहाँ तक, अभी लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। आधा अभी बचा हुआ है इस चैप्टर में लेक्चर, तो अभी आधा जो है हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। कुछ शुरुआत के जो 2-4 चैप्टर हैं ये थोड़े बड़े हैं, तो इसको हम लोग एक लेक्चर के बजाय 2-2 लेक्चर में भी कर सकते हैं, और बाकी के लेक्चर फटाफट एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कॉमर्स 2.0 के बारे में बताइए कि कॉमर्स 2.0 चैनल पर एग्जामिनेशन की स्पेशल तैयारी 12th बोर्ड के लिए कराई जा रही है, और ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव भी ऑनलाइन जो है YouTube पर लाइव कराई जा रही है, तो आप लोग लाइव भी जुड़ने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा लोग। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।